आज विश्लेषण की शुरुआत हम कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के एक भाषण से करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने यह भाषण आज से 87 दिन पहले दिया था और इस भाषण में उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें संसद में सिर्फ 15 मिनट बोलने का मौका मिल जाए तो उनके सामने प्रधानमंत्री मोदी टिक नहीं पाएंगे, उनके इस भाषण के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले आप उनका ये भाषण सुनिए और फिर हम आपको ये बताएंगे कि अगले 24 घंटों के राजनीतिक घटनाक्रम में ये भाषण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नीरव मोदी जी का मामला है, ललित मोदी जी का मामला है, विजय माल्या जी का मामला है, राफेल का मामला है। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होने से घबराते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 15 मिनट मेरी वहां पे स्पीच करा दो, 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाए। पूरा देश इस बात को समझता है, पूरा देश इस बात को समझता है कि राफेल मामले में चोरी हुई। नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए लेके भाग जाता है और उनके मित्र एक शब्द नहीं कहते हैं। तो राहुल गांधी ने 87 दिन पहले अपने एक भाषण में यह कहा था कि 15 मिनट उन्हें चाहिए। अगर 15 मिनट उन्होंने संसद में भाषण दे दिया तो नरेंद्र मोदी खड़े नहीं रह पाएंगे और उन्होंने बता दिया था कि वो कौन कौन से मुद्दे उठाने वाले हैं। और पूरे 87 दिनों के बाद राहुल गांधी की यह मनोकामना आखिरकार पूरी हो गई है, क्योंकि कल संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी और इस बहस में राहुल गांधी और उनकी पार्टी को बोलने के लिए 15 मिनट नहीं बल्कि कम से कम 38 मिनट मिलेंगे। वैसे संसद में राहुल गांधी या उनकी पार्टी के नेता चाहें तो इससे भी ज्यादा देर तक बोल सकते हैं। कल पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि राहुल गांधी आखिरकार संसद में अपने भाषण में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों से मोदी सरकार के खिलाफ बोलना चाह रहे थे। बार बार कहते थे कि बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, बार बार ये भी कहते थे कि नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होने से डरते हैं। चुनावी रैलियों में तो अक्सर वो बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी शिकायत थी कि उन्हें संसद में नहीं बोलने दिया जाता। अब कल उनके पास पूरा मौका है और देश टीवी पर बैठकर उनके एक एक शब्द को सुनने वाला है कि वो आखिर बोलते क्या है। उन्हें देश को अपने भाषण के माध्यम से ये दिखा देना चाहिए कि वो राजनीतिक रूप से कितने परिपक्व हैं और वो भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए तो ये चुनौती है ही, क्योंकि उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। हालांकि कोई परेशानी की बात नहीं लगती, उनके पास संख्या बल है, लेकिन जितनी चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने है उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने होगी, क्योंकि करोड़ों लोग कल राहुल गांधी को देखेंगे और ये तय करेंगे कि उन्हें राहुल गांधी के साथ अगले चुनाव में जाना चाहिए या नहीं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बड़ी चुनौती राहुल गांधी के लिए है। विपक्ष को यह बात पता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर उनकी हार तय है, उनकी हार होने वाली है, क्योंकि एनडीए के पास पूरा संख्या बल है। आज एनडीए को उसके सहयोगियों के अलावा बाकी दलों का भी समर्थन मिला है। आज एनडीए को एआईएडीएमके के 37 सांसदों का समर्थन मिल गया है। शिवसेना अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष या विरोध में वोट नहीं करेगी। अभी लोकसभा में सांसदों की संख्या 534 रह गई है, क्योंकि बीजू जनता दल के लोकसभा सांसद जय पांडा का इस्तीफा आज स्वीकार कर लिया गया है। इस तरह सदन में अब 11 सीटें कम हो गई हैं और बहुमत के लिए 268 सांसदों के वोट की जरूरत है। बीजेपी की अपनी संख्या ही 273 है, इसमें स्पीकर भी शामिल है। शिवसेना के 18 सांसद हैं और अगर ये सरकार के पक्ष में वोट नहीं भी करते तो भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना के सांसदों को हटाकर भी एनडीए के सांसदों की संख्या 297 हो जाती है। और अगर इस 297 की संख्या में एआईएडीएमके के 37 सांसदों को भी मिला लिया जाए तो यह संख्या 334 हो जाती है, यानी बहुमत से 66 ज्यादा। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जानते हुए कि विपक्ष की हार होगी, ये अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा,
तब भी विपक्ष का जो महागठबंधन है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है, क्योंकि उसकी रणनीति ऐसी है कि वो ये चाहता है कि उसे किसी तरीके से लोकसभा में बोलने का मौका मिले, चुनावी रैली करने का मौका मिले और वो नरेंद्र मोदी की सरकार को एक्सपोज कर सके। इसका एक ही मतलब है कि विपक्ष भी ये जानता है कि उसकी हार तय है, लेकिन कल सदन में यह देखा जाएगा कि कौन सा नेता अपनी बातों को जनता के सामने कितनी अच्छी तरीके से रखता है। राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष के सामने ये चुनौती होगी कि वो जनता के सामने अपने नंबर कैसे बढ़ाते हैं, अपनी छवि को कैसे चमकाते हैं और जनता को कैसे ये विश्वास दिलाते हैं कि अगली बार नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि उनकी सरकार आनी चाहिए। वहीं सरकार के सामने ये चुनौती होगी कि वो विपक्ष के आरोपों का कितनी असरदार तरीके से जवाब देती है। कांग्रेस की तरफ से उसके अध्यक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये 3 नेता कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे। वहीं बीजेपी को बोलने के लिए 3 घंटे 33 मिनट का समय मिला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कांग्रेस के हिस्से का समय इतना कम क्यों है और बीजेपी को इतना ज्यादा समय क्यों मिला। तो इसका जवाब यह है कि संसद में हर पार्टी को लोकसभा में उसके सदस्यों की संख्या के हिसाब से बोलने का समय मिलता है। कांग्रेस को अपने 48 सांसदों के हिसाब से समय मिला है क्योंकि उसकी 48 सीटें ही हैं और बीजेपी को उसकी 273 सीटों के हिसाब से समय मिला है, इसलिए बीजेपी को ज्यादा समय मिला है और कांग्रेस पार्टी को कम समय मिला है। कल सुबह 11 बजे लोकसभा शुरू होते ही अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हो जाएगी। कल ना तो प्रश्नकाल होगा, ना शून्यकाल होगा और ना ही लंच ब्रेक होगा। यहां तक कि शुक्रवार को पेश होने वाले प्राइवेट मेंबर्स बिल्स भी अगले हफ्ते के लिए टाल दिए गए हैं। टीडीपी के नेता इस बहस की शुरुआत करेंगे क्योंकि यह अविश्वास प्रस्ताव टीडीपी लेकर आई है, जबकि प्रधानमंत्री इस बहस का समापन करेंगे, यानी आखिर में प्रधानमंत्री का भाषण होगा और यह बहस इतनी लंबी चलने वाली है कि इस बहस का समापन होते होते शायद कल रात हो जाएगी। तो आप ऐसा मानकर चलिए कि यह बहस शुरू होगी कल सुबह 11 बजे और ये खत्म होगी लगभग 9 बजे के आसपास, यानी इसी समय। और इस समय ऐसा हमारा अनुमान है कि नरेंद्र मोदी कल शाम को टीवी का भी ये प्राइम टाइम होगा, 8 से 9 बजे के आसपास नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू होगा। कल इस पर चर्चा होगी। कल राहुल गांधी बोल रहे थे 15 मिनट बोलूंगा तो देश में भूकंप आ जाएगा, ये कोई अंदेशा है? देखिए, कल देखिए, प्रतीक्षा करिए भूकंप। स्पीकर साहब ने जबकि 10 दिन का समय था, तुरंत उन्होंने क्या कहते हैं कि इसको अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी नहीं किया बल्कि टाइम भी दे दिया कल के लिए। और इससे जो है एनडीए की ताकत और बढ़ेगी और जनता के बीच में जो है हमको अपनी बातों को ले जाने का मौका मिलेगा। मैंने बोला था कि भाई नरेंद्र मोदी जी की टीम बहुत स्ट्रांग है, जिस तरह इंडिया की टीम है और जिस तरह विराट कोहली रन निकालते उसी तरह रन निकालने में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े मशहूर है और मेरे जैसा रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन उनके साथ है, तो मुझे लगता है कि मैच जीतने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं और हमने जरूर ये तो विश्वास प्रस्ताव से जीतेंगे, अविश्वास प्रस्ताव से जीतेगी, लेकिन 2019 की मैच भी हम जीतेंगे। जो भी हमारी बात होती है, जो उनका निर्णय है, सबसे पहले कल चर्चा शुरू होने दीजिए, सबको अपनी अपनी बात रखने दीजिए। हमारी पार्टी की तरफ से भी अपनी बात रखी जाएगी। हमारे मन में एक तूफान है, मन में हमारे, वो तूफान को भी हम बाहर निकालेंगे। इतने सालों से तूफान जो दबा हुआ है, कुछ गलती की है तो एक्सपोज करें, वो तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है। अभी तक तो एक का करप्शन केस नहीं बोल सके, मैंने इनके राज में कितने करप्शन केसेस निकाल दी। अब वो बैलगाड़ी हो गया, तिहाड़ बिहार के तरफ और जा रही है, तो एक भी केस बताएं, मैं समझ सकता हूँ। एक में तो विपक्षी एक्सपोज होगा, फिर लगता है 100% इनके दिवालापन निकलेगा इसमें। सोनिया जी की गणित कमजोर है, वो आंकड़ा नहीं लगा पाती, यानी 96 में 96 में भी ऐसे आंकड़ा लगाए थे, बाद में क्या हो गया वो दुनिया के सामने है। इस बार भी गणित कमजोर होने के कारण फिर से आंकड़ा सही नहीं निकल रहा है। मोदी सरकार का बढ़ती समर्थन है हाउस के अंदर और हाउस के बाहर।
देश के लोगों ने मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है, वो केवल 2019 की इंतजार में है। अगर अमित शाह जी और मोदी जी अपने गणित को लेकर इतने संतुष्ट हैं, तो वो आज सुबह से साष्टांग उद्धव ठाकरे जी के सामने क्यों लेटे हुए हैं? जो नो कॉन्फिडेंस सदन के अंदर हो रहा है, वो इस देश के 132 करोड़ लोगों की बाहर की भावना है, जिसकी अभिव्यक्ति हम अंदर कर रहे हैं। संख्या का खेल, पर इस देश का विश्वास मोदी जी खो चुके हैं। देश चाहता है कि सरकार बने और नई सरकार बने। जो लोग हमसे पूछते हैं, हम उन्हीं को कहते हैं कि देश की जनता चाहती है कि देश को नया प्रधानमंत्री मिले। हम नए प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि नया प्रधानमंत्री बनेगा। तो कल जो कुछ भी संसद में होगा वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के आसपास घूमेगा, यानी केंद्र में यही दो नेता आपको नजर आएंगे, यही दो चेहरे आपको नजर आएंगे। शुरुआत में हमने आपको बताया कैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ 15 मिनट अगर मिल जाएं बोलने के तो नरेंद्र मोदी उनके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। आपको आज उनका एक और बयान भी हम सुनवाना चाहते हैं। उससे कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो संसद में बोले तो भूकंप आ जाएगा। आज वो बयान सुनने का भी दिन है। If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake in. प्रधानमंत्री पूरे देश में भाषण दे रहे हैं, मगर लोकसभा में आने से डर रहे हैं। हाउस में है मगर लोकसभा में बैठने को तैयार नहीं है। क्या कारण है? हम क्या बोलेंगे? इतनी घबराहट क्यों है? पहले काले धन की बात की, वहां से काउंटरफिट की ओर बहुत दौड़े, काउंटरफिट के बाद कैशलेस में गए। आइए अंदर आइए, बात करिए हमारे साथ, हम करेंगे बात, आप करेंगे बात, देश को पूरा पता चल जाएगा डिमोनेटाइजेशन क्या है, किसको इससे फायदा मिला, किसकी मदद हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है और ये क्यों किया गया है। ये मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा, मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। तो दिसंबर 2017 का यह बयान है। तब भी राहुल गांधी ने यह कहा था कि अगर वो बोले तो भूकंप आ जाएगा। जब वो बोलना शुरू करेंगे तो मोदी जी सामने बैठ नहीं पाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी का भाषण हुआ, लेकिन भूकंप नहीं आया। अब एक बार फिर राहुल गांधी के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है भूकंप लाने का और देश को यह बताने का कि जब वो बोलेंगे तो प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आज ये कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज आपको संसद में अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास भी जानना चाहिए। आज़ादी के बाद से अब तक अलग अलग सरकारों के खिलाफ हमारे देश में 26 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था। 70 वर्षों में सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की सरकारों के खिलाफ आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी अकेले ऐसे नेता हैं जो खुद विपक्ष के नेता के तौर पर 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए और जिनके खिलाफ प्रधानमंत्री रहते हुए 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया, जिसमें 2 बार वो हार भी गए। 1996 और 1999 के अविश्वास प्रस्ताव में अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे, जबकि 2003 में वो जीते थे। आज हमने 1996 और 1999 में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के कुछ ऐतिहासिक भाषण आपके लिए निकाले हैं, क्योंकि उस वक्त ये 2 बार ऐसा है जब जबरदस्त भाषण हुए थे। और राजनीति के जो छात्र हैं और हमारे देश के जितने भी लोग हैं, आप सब भी अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आज आपको ये सारे भाषण सुनने चाहिए, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है और राजनीति जब अपने बहुत अच्छे स्तर पर होती है तो बड़े बड़े नेता किस तरह के तर्क एक दूसरे के खिलाफ रखते हैं। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है।
मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से, और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं। और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है, ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की है, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए था। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। इस सरकार के निर्माण की कहानी इंसानी रिश्तों के घटियापन की कहानी, और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि इस कहानी के चरित्र कल्पित नहीं है, इमेजिनरी नहीं है। किसी फिक्शन राइटर ने ये उपन्यास नहीं लिखा है। इस रंगमंच पर खेलने वाले पात्र इस देश के वो महान राजनेता हैं जो अपने आप को इस देश का कर्णधार कहते हैं, जो अपने आप को इस देश के उज्जवल भविष्य का रक्षक कहते हैं। ये 10 दिनों में ऐसा उपन्यास रचा गया है अध्यक्ष जी, जिसमें हर व्यक्ति दूसरे को धोखा दे रहा था। Where everybody was cheating everybody। जहां बेवफाई की कलम से ऐसी कलयुगी रामायण रची गई थी जहां लक्ष्मण ने ही राम का राज लपक लिया। ये रामायण केवल यहाँ रची जाती थी। और जब अखबारों में ये खबरें आती थी, मेरे मुंह से केवल 2 पंक्तियां निकलती थी जो शायद अगर देवे गौड़ा हिंदी समझते तो बोल सकते थे कि दोस्तों ने दोस्ती में इस कदर की दुश्मनी, दुश्मनों की दुश्मनी का सब गिला जाता रहा। गुजराल जी, इस पृष्ठभूमि के साथ जो सरकार आई है वो देश का क्या भला करेगी, ये प्रश्न मेरे सामने है। जहां तक आपका व्यक्तिगत ताल्लुक है, आप बजाते खुद एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, और लाख लालू कहें आप पटना के निवासी हैं, मुझे गर्व है आप मेरे संसदीय क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने देश को प्राइम मिनिस्टर दिया है, लेकिन आपके इस पद को ग्रहण करने पर मुझे खुशी कम और चिंता ज्यादा सता रही है, क्योंकि आप ऐसी बेड़ियों में जकड़े हुए प्रधानमंत्री बने। आप जिस यूनाइटेड फ्रंट के लीडर हैं, वो यूनाइटेड फ्रंट कोई कोहेसिव यूनिट नहीं है, वो एक चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह, जिस चक्रव्यूह में सबसे पहले राजनीतिक दल हैं, 1-2 नहीं, पूरे 14। उसके बाद उस यूनाइटेड फ्रंट में 2 फ्रंट और हैं अध्यक्ष जी, एक फेडरल फ्रंट, एक लेफ्ट फ्रंट, और उसके बाद ऊपर है यूनाइटेड फ्रंट, और उस यूनाइटेड फ्रंट के ऊपर कांग्रेस से बात करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी। आपकी तो हालत ऐसी है गुजराल जी, जैसे संयुक्त परिवार की एक बहू होती है जिसके 1 दर्जन सास ससुर होते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मगर अच्छा कहलाने के लिए उस बहू को सबको खुश रखना पड़ता है। मुझे तरस आता है, आपने ये रोल लिया क्यों? ये वो दौर था हमारे देश का जब गठबंधन की सरकारें होती थीं, और आपने भाषणों में भी सुना होगा, छोटी छोटी पार्टियां दिल्ली में आकर एक बड़ा गुट बना लिया करती थी सत्ता पाने के लिए। अब आपको ये बताते हैं कि कल के अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष के लिए क्या है और सत्ता पक्ष के लिए क्या है, यानी असली रणनीति क्या है और किसको क्या मिलने वाला है।
सबसे पहले विपक्ष की बात करते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के बाद कल सबसे बड़ा चेहरा होंगे। कल के अविश्वास प्रस्ताव में आपको देखना होगा कि वो क्या करते हैं। राहुल गांधी अपना पूरा जोर लगातार देश के सामने अपने पूरे नंबर बनाने पर लगाएंगे, क्योंकि इस समय उन्हें अपना स्कोर बढ़ाने की जरूरत है। राहुल गांधी संसद में मायावती और ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाना चाहते हैं, और वो क्यों हम आपको बताते हैं। जब महागठबंधन की बात होती है तो बात यहां अटक कर आ जाती है कि मान लीजिए बीजेपी हार जाए अगले चुनाव में और महागठबंधन जीत जाए तो भी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी से भी ऊपर ममता बनर्जी अपना दावा रखती हैं, मायावती भी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, और यह भी हो सकता है कि अखिलेश यादव जैसे जो खिलाड़ी हैं वो भी आगे चलकर अगर उनको अच्छी सीटें मिल गई तो अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहें। लेकिन कम से कम मायावती और ममता बनर्जी दो ऐसे नेता हैं जो शायद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद तक नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए राहुल गांधी के पास ये बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि ना तो ममता बनर्जी लोकसभा की सदस्य हैं और ना ही मायावती लोकसभा की सदस्य हैं। इसलिए कल मैदान बिल्कुल खाली होगा। विपक्ष के महागठबंधन में सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी का ही होगा। इसलिए उनकी छवि को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले इस समय देश में सबसे बड़े नेता वही हैं। जबकि मोदी सरकार की अगर हम बात करें तो उसके पास अपने 4 साल के शासन की उपलब्धियां गिनाने का यह बहुत अच्छा मौका होगा। और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव रखा गया तो तुरंत सरकारी पक्ष ने इसे मान लिया और इस पर बहस कराने के लिए तैयार भी हो गए। पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में 2019 में मुकाबला मोदी वर्सेस ऑल का होगा, और यह मुकाबला बीजेपी को बहुत सूट करता है। बीजेपी ये चाहती है कि देश में ये संदेश जाए कि सारे के सारे विपक्षी दल महागठबंधन बनाकर एक नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरफ अकेले नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ देश के सारे विपक्ष के नेता मिलकर उन्हें हराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बीजेपी को ऐसा लगता है कि हवा उन्हीं के पक्ष में आएगी और उन्हें सहानुभूति मिलेगी अपने वोटर्स से। अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष को हराने से लोगों के मन में विपक्ष के महागठबंधन के प्रति विश्वास कम होगा, और यह बात भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में जा सकती है, क्योंकि विपक्ष का जो महागठबंधन है कल वो नरेंद्र मोदी की सरकार को संख्या बल के मामले में कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। जितनी भी चुनौतियां दी जाएंगी कल वो सिर्फ मौखिक होंगी, भाषणों के जरिए होंगी, उनका सरकार पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि संख्या बल में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए इस बात को समझिए कि विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है वो ये जानता है कि उसकी हार तय है, लेकिन कल लोकसभा को एक थिएटर में तब्दील कर दिया जाएगा, और उस थिएटर में दोनों टीमों के लोग, नेता आपके सामने अपनी अपनी परफॉर्मेंस देंगे, आपके सामने अपने अपने भाषण रखेंगे। और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है लोकतंत्र की कि आप सब लोग टीवी पर जब उन्हें देखेंगे तो आप ये तय करेंगे कि आपको किसकी बात अच्छी लग रही है, किसका भाषण आपको पसंद आ रहा है, और 2019 में आप क्या करेंगे। हो सकता है आप कल के भाषण सुनने के बाद ही अपना कुछ मन बनाने लगे। इसलिए कल का दिन बहुत विशेष है, कल का दिन बहुत खास है। कल दिन भर अविश्वास प्रस्ताव पर आप जी न्यूज़ पर सबसे बड़ी और सबसे विस्तृत कवरेज देख पाएंगे। हमने इस कवरेज के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं, इसलिए कल का दिन जी न्यूज़ से चिपक कर रहकर टीवी देखने का दिन है। आप चिपक कर रहिए जी न्यूज़ के साथ और सबसे बड़ी कवरेज हमारे साथ देखिए।